नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली सल्तनत की एक और वीडियो में। तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी किंग्स हुए हैं हमने उनको ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और अब जो ये इससे पहले की एक वीडियो आई थी और ये जो वीडियो है इसमें हम जो है इनके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं जो रिटर्न पेपर्स होते हैं उनमें, मतलब मेंस एग्जाम में ये काफ़ी हेल्प कर देते हैं। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो, वीडियो पहले बता देता हूँ, थोड़ा डीपर हो सकती है, कुछ पॉइंट बहुत लाइट होंगे क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। छोटी मोटी बुक्स जो होती हैं उनमें दिया होते हैं वो पॉइंट्स। ठीक है ना। तो अभी क्या है, मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार चेक कर लेना उनको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगता है कि आपके काम यहाँ के कंटेंट आ सकते हैं तो। ठीक है। तो चलिए, दिल्ली सल्तनत की अब सैन्य व्यवस्था को हम देखेंगे इस वीडियो में। सेना का वर्गीकरण, इनकी शब्दावली कैसी थी, इस्लामिक कानून के स्रोत क्या थे, भू राजस्व क्या था, और सल्तनत कानी जो प्रमुख कर थे, टैक्सेस थे, वो क्या थे, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सैन्य शासन था, सैन्य व्यवस्था थी, ये कैसे थी। देखो, दीवान आरिज है, ये एक सैन्य विभाग था इनका। ठीक है। जिसकी स्थापना की थी बलबन ने। तो सवाल क्या आएगा कि दीवान आरिज का संबंध किससे है। ठीक है, यानी कि सैन्य व्यवस्था से है। इसके अलावा दीवान आरिज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बलबन के द्वारा की गई। इस तरह से सवाल बनते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। सेना का सर्वोच्च सेनापति स्वयं सुल्तान होता था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनकेस आ भी जाता है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता था, तो स्वयं सुल्तान होता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम सैन्य सुधार के अंतर्गत नगद वेतन, घोड़ों को दागने तथा हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है ना। और ये अगर कभी पूछ ले तो आ सकता है यही कि नगद वेतन, घोड़ों को दागने तथा हुलिया की प्रथा। हुलिया का मतलब होता है कि घोड़े को जैसे सजाना धजाना होता है, तो वो चीज़ें होती है कि एक मतलब युद्ध का घोड़ा, वॉर का घोड़ा, एक क्षत्रिय जो पैदल सैनिक होते हैं उनके पास अगर घोड़े दिए जाते हैं तो उनका हुलिया कैसे, साजो सज्जा कैसी होगी उनकी, वो चीज़ होती है। ठीक है ना। तो सवाल क्या आएगा, सिंपल सा, नगद वेतन, घोड़ों को दागने तथा हुलिया की प्रथा प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ठीक है। अभी भी बोल रहा हूँ, जैसे आपने खिलजीज के बारे में पढ़ना है, लोधी वंश, सैयद वंश के बारे में पढ़ना है डिटेल में, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेना के दो प्रकार बताए थे उन्होंने। एक था हश्म कल्ब, ठीक है, जिसको केंद्रीय सेना कहा जाता था। एक था हश्म अतर्फ, प्रांतीय सेना। दिल्ली सल्तनत के अंदर दो तरह की सेना हमको देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, हश्म कल्ब किसको कहा जाता था, केंद्रीय सेना को, और हश्म अतर्फ किसको कहा जाता था, प्रांतीय सेना को। ठीक है। चलिए आगे देखिए। सेना का वर्गीकरण भी यहाँ पे किया गया था। तो बर्नी थे जो, इन्होंने सेना का वर्गीकरण इस प्रकार से किया हुआ है, देख लीजिए। 10 सवार, जो 10 सवार सैनिक होते थे, सर एक खेल इनको कहा जाता था। और जब 10 सर एक खेल मिलते थे उसे सिपह सलार कहा जाता था। ठीक है। फिर 10 सिपह सलार मिलकर एक आमिर उनको कहा जाता था, और 10 आमिर मिलकर मालिक बन जाते थे। ठीक है। और 10 मालिक मिलकर खान। जो सभी खान होंगे वो सुल्तान के अधीन होंगे। ठीक है। तो ये था इनका सेना का वर्गीकरण। तो सिंपल सी सवाल है यहाँ पे, क्या बोलेगा कि मलिक कितने के बराबर होता था, तो 10 अमीर के बराबर। यदि ये पूछ दे कि खान कितने के बराबर था, तो 10 मलिक के बराबर। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बोला था कि जो सिपह सलार होता है उसमें कितने सर एक खैल होते हैं। सर एक खैल क्या होते हैं, सवार, तो उसमें कितने होते हैं, 10 सर एक खैल होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मैंने बोल दिया कि जो सिपह सलार होता है, कितने सिपह सलार का एक अमीर होता है, तो आप सिंपल से बता दोगे कि जो 10 सिपह सलार होंगे उनके क्या होंगे, एक अमीर होंगे। ठीक है। ऐसे ही मलिक, कितने अमीर का मलिक होगा, तो 10 अमीर का मलिक होगा। ठीक है। ये इनकी सेना का वर्गीकरण था। ठीक। चलिए आगे देखिए। इनकी कुछ सैनिक की शब्दावली थी, तो वो क्या थी, देखो। एक था कुशकंजीर। ठीक है। तो ये जो तोप का होती थी, तोप का बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि जो तोप होती थी अगर वो खराब हो जाती हैं तो जब वर्क फंक्शनिंग नहीं होती उसको कुशकंजीर कहा जाता था। ठीक है। और या फिर ये कहें कि जब तोप को जो है बनाया जा रहा है, इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है जैसे दूसरी जगह, तो उसको वास्तविक फॉर्म में नहीं ले जाकर उसको मतलब गुप्त तरीके से ले जाया जाता था ताकि उसको फिर वहीं पे जाके असेंबल किया जाए, तो उसको कुशकंजीर कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा मगरिब, ठीक है, मगरिफ, मांजनिक और अर्राद, ये जो है पत्थर और आग फेंकने वाले कार्य करने के औजार होते थे। इनके मतलब एक तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये कुछ ऐसे ही हैं जैसे गुलेर होती है, उसे पत्थर बांधे पीछे, आपने शायद किन्हीं मूवीज में देखा भी होगा। ठीक है। तो उसको इस तरह से मतलब थ्रो किया जाता था। ठीक है ना। पत्थर और आग फेंकने के जो औजार होते थे इनके। ठीक है। इसके अलावा देखिए चरख।
चर्क क्या था, एक शिला प्रक्षेप पात्र था, ठीक है, पत्थर को फेंकने का हथियार था इनका, ठीक है। गरगज, गरगज एक चलायमान मंच होता था। शब्द सुरक्षित गाड़ी होती थी, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट व्हीकल होता था इनका, उसको शब्द बोला जाता था, ठीक। चलिए आ जाइए फिर सल्तनत कालीन न्याय व्यवस्था थी वो कैसी थी, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। अब देखो ना, इनका जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो स्वयं सुल्तान होता था, क्योंकि होगा ही भाई, जब राजा होता है या जो मोनार्ची सिस्टम होता है उसमें राजा ही सबसे करता धरता होता है ना, राजा ही सब कुछ करता है। तो सेम वही चीज़ है कि जो अब जुडिशरी का काम करेगा तो वो कौन करता था, खुद सुल्तान करता था, ठीक है। इसलिए उसको अब यहाँ पे राजा नहीं कहते बल्कि सुल्तान कहते हैं, क्योंकि सल्तनत कालीन ही पढ़ते हैं हम दिल्ली सल्तनत को, ठीक। इसके अलावा सुल्तान के जो न्यायालय होते थे उसको दीवान ए मजलिम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। न्यायालय को क्या कहा जाता था, दीवान ए मजलिम, ठीक है। सवाल क्या आएगा, दीवान ए मजलिम के नाम से किसको जाना जाता है, तो न्यायालय को जाना जाता है, ठीक। सुल्तान के बाद काजी उल कुजात का सर्वोच्च न्यायालय था जिसे दीवान ए कजा कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, काजी उल कुजात का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उसका नाम क्या था, दीवान ए कजा, ठीक। इस्लामिक कानून के स्रोत, अब देखो इनका जो कानून के स्रोत थे वो क्या थे, मतलब इनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना हुआ था वो कैसे बना था। देखो सबसे पहले तो कुरान था, तो ये जो है ना दैवी रहस्यों का उद्घाटन है, मतलब कि किसी के द्वारा लिखा गया है, उसमें दैवी रहस्यों को लिखा गया तो वो उसका फॉलोअप करते थे, तो ये उनका दैवी रहस्यों का उद्घाटन है, ठीक है। अलावा हदीस, हदीस एक कानून एवं धर्म के संबंध में पैगंबर साहब की मान्यताएं एवं निर्देश हैं, ठीक है। इजमा, इजमा प्रथम दो स्रोतों के आधार पर मुस्लिम न्यायविदों द्वारा दिए गए निर्णय। अब देखो, अगर आपको कुरान और हदीस इजमा के बारे में जानना है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेंगी, ठीक है, आप एक बार उनको चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए कयास, अब कयास क्या है, देखो कयास जो है तर्क और विश्लेषण के आधार पर कानून की व्याख्या का तरीका था, ठीक है ना। स्थानीय स्तर पर भी काजी की नियुक्ति की जाती थी इसके अंतर्गत, ठीक। अच्छा, दंड व्यवस्था काफी कठोर थी इनकी। मोहम्मद तुगलक दंड देने में सर्वाधिक प्रवीण था, इसके लिए इसने दीवान ए सियासत नाम का एक विभाग की स्थापना की थी। तो दीवान ए सियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई है, मोहम्मद तुगलक के द्वारा, ठीक है। अब आ जाइए इनके भू राजस्व पे। देखो भू राजस्व क्या होता था, तुर्की साम्राज्य की स्थापना के बाद प्राचीन कर व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि पुराने शासक वर्ग को बनाए रखा गया था इसके अंतर्गत, ठीक है। प्रारंभिक वर्षों में इन शासकों से वसूल किए गए कर ही राजकीय आय का मुख्य स्रोत होता था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था, ठीक है, जिसने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था। देखो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान बनता है जिसने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था, ठीक है। इसने कृषि योग्य भूमि की पैमाइश कराई थी तथा प्रति विश्वा उपज का निर्धारण करके उपज का आधा भाग भू राजस्व निर्धारित किया था, ठीक है, उपज का आधा भाग, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू जमींदारों के अधिकारों को समाप्त किया और उन्हें भी कर देने के लिए बाध्य किया था। वहीं गयासुद्दीन तुगलक ने पुनः भू राजस्व की दर को 1/3 कर दिया था एवं जमींदारों के कुछ अधिकारों को वापस भी कर दिया था, ठीक है। फिर भूमि के स्वरूप की अगर बात करते हैं, देखो सल्तनत काल में भूमि के 4 स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। पहला था खालसा भूमि, ठीक है। अब देखो जो ये खालसा भूमि है ये सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि होती थी। इसका राजस्व सुल्तान के खजाने में जमा होता था, जो भी यहाँ से टैक्स मिलेगा, कर मिलेगा, वो सुल्तान के पास जमा होगा। इसके अलावा आता है तुम्हारा इक्ता भूमि, ठीक है। अब इक्ता भूमि क्या था, सुल्तान द्वारा अमीरों को सैनिक रखरखाव के लिए दी गई भूमि। और फिर आता है मदद ए माश, ये अनुदान में दी गई भूमि होती थी, जैसे ब्राह्मणों वगैरह को दी जाती थी। अब सुनो, आपसे सवाल क्या बनेंगे कि इक्ता भूमि का संबंध किससे है, मदद ए माश का संबंध किससे है, या खालसा भूमि का संबंध किससे है। तो जैसे मैंने बोला था, खालसा जो प्रत्यक्ष नियंत्रण जिसमें होता है, पूरा कंट्रोल जिसमें होता था। इक्ता भूमि का संबंध अमीरों के सैनिकों का रखरखाव के लिए, ठीक है। और मदद ए माश अनुदान में दी गई भूमि को, ठीक है। चलिए ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अधीनस्थ हिंदू राजाओं के अधीन भूमि, इस भूमि में सुल्तान को वार्षिक कर प्राप्त होता था। हिंदू राजाओं से उनको, जो सुल्तान था हिंदू राजाओं से टैक्स लेते थे। फिर आता है भू राजस्व निर्धारण की इनकी जो पद्धतियां थी वो कैसे थी, ठीक है, कैसे ही निर्धारित कर लेते थे भू राजस्व को। देखो बटाई पद्धति, इसके अंतर्गत 3 प्रकार से बटाई की जाती थी। पहला था खेत बटाई, खेत में खड़ी फसल का बंटवारा करना, ठीक है, मतलब फसल को काटा नहीं गया हो जिसमें। फिर आता है एक तुम्हारा लंका बटाई, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या था, जो कटी हुई फसल है उसका बंटवारा करना है, ठीक है। फिर आता तो तुम्हारा एक रास बटाई, अब रास क्या था, अनाज का बंटवारा करना जिसके अंतर्गत, ठीक है, ये होता है। फिर आगे देखिए मसाह पद्धति, इसका प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि की पैमाइश की गई और प्रति बिस्वा उपज का निर्धारण करके उपज का 1/2 भाग यानी कि आधा भाग लेना था, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा मुक्ताई पद्धति, सुल्तान द्वारा जमींदारों पर टैक्स लगा दिया जाता था और इसके बाद जमींदार किसानों पर कर निर्धारित कर देते थे।
फिर सुल्तान काल में सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति बंटाई पद्धति ही थी, जो है मतलब तुम्हारा फसल काटी नहीं गई हो, लंका बटाई कटी फसल का बंटवारा करना, और रास बटाई अनाज का बंटवारा करना। ठीक है, ये किसके अंतर्गत थे? सारे के सारे बटाई पद्धति के अलावा अंतर्गत। और इसके अलावा दो और कौन से बताए थे मैंने अभी आपको? मुक्ताई पद्धति और जो है मसाह पद्धति। ठीक, चलो सल्तनत कालीन प्रमुख कर देख लीजिए, जो प्रमुख मेन टैक्सेस थे इनके। ठीक है, पहला था खराज, जिसको खिराज भी कहते थे। ठीक है, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था और इस सामान्य उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे आधा भाग मतलब सिर्फ आधा कर दिया था, 1/2 भाग वसूल किया था। ठीक है, ये उक्षरा जो मैंने लिखा हुआ है एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है उक्षरा होता है, ये उक्षरा नहीं है बल्कि उशरा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी इसलिए उशरा। ठीक है, उक्षरा क्या है? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो 1/5 से 1/10 के बीच में लिया जाता था। ठीक है, अब खुम्स क्या होता है? देखो, सैन्य अभियानों के समय लूटे गए धन में राज्य का हिस्सा होता है। ठीक है, कहीं पे भी राजा सेना को भेज रहा है लूट मार करने के लिए, कहीं पे वो जो है हमला कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी उनको धन में मिलता था उसको जो है वो खुम्स कहते थे। ठीक है ना। अब देखो, शरीयत के अनुसार 1/5 राज्य का तथा 4/5 सैनिकों का हक होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक ने 4/4 स्वयं रख लिया था और 1/5 सैनिकों को दे दिया था। ठीक है, इसके अलावा जजिया, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला व्यक्तिगत कर था, इसे मुंडकर भी कहा जाता था। ठीक है, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, अपंग, ब्राह्मण जजिया कर से मुक्त होते थे। जो जजिया देता था उसे जिम्मी कहा जाता था और भारत सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदुओं से जजिया वसूल किया था। ठीक है, सवाल यही आता है कि प्रथम बार जजिया कर किसने भारत के मुसलमानों पर लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, कई बार इसको बंद करने के सवाल आते हैं कि किसके द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया, फिर पुनः किसके द्वारा जजिया कर को लागू किया गया। ठीक है, और जजिया कर को किस और नाम से जाना जाता है? मुंडकर कर के नाम से। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। किसके द्वारा दोबारा लगाया गया था, किसके द्वारा बंद किया गया था, एक बार कमेंट करके बताइएगा अगर आपने इससे पहले इसको कभी पढ़ा है। ज़कात, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। यह धनी मुसलमानों की आय का 21/2 यानी 2.5% होता था। हर्ब शर्ब या सिंचाई का कर था जो उपज का 1/10 होता था। ठीक है, चरी चरगाह का कर होता था। ठीक, इसके अलावा घर गृह कर, ये दोनों करों को अलाउद्दीन खिलजी ने वसूल किया था। तरकात, यह लावारिस संपत्ति की जब्ती से होने वाली आय होती थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।